हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी। आज के वीडियो क्लास 11th के स्टूडेंटों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स का 5th चैप्टर जो है हमारा गति का नियम। इस चैप्टर के जितने भी हम कह सकते हैं, जितने भी VBI टॉपिक हैं, मतलब हम ये कह सकते हैं जितने भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इन सभी को हम देखने वाले हैं। मैं आपको बता दूं ये सभी हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इस चैप्टर के सभी हम जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको जान लेते हैं, जो हमारे एग्जाम में आने के चांसेस हैं। मतलब एग्जाम के दृष्टिकोण से सभी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वही हम कराएंगे जी। चलिए, तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन आ जाता है। यहाँ पे देख लीजिए, कह रहा है न्यूटन के गति के तीनों नियमों को लिखिए तथा उदाहरण दीजिए। ये सब NCERT बेस्ड क्वेश्चन है दोस्त, तो ये बात आप याद रखिएगा। तो चलिए हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि न्यूटन के गति का नियम क्या है। तो न्यूटन के गति का नियम न्यूटन के गति के याद रखेंगे, न्यूटन के गति के 3 नियम होते हैं। अब वो 3 नियम में सबसे पहला हमारा आता है प्रथम नियम। प्रथम नियम क्या होता है? 3 नियम होते हैं न्यूटन के गति का। पहला नियम ये होता है कि ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे हमें ये बात बताया गया कि जब कोई वस्तु स्थिर हो, ये मान लेते हैं सपोज एक वस्तु है, ठीक है, मान लेते हैं ये A वस्तु है और ये A वस्तु है, ये सपोज स्थिर है। तो जब कोई भी वस्तु अगर स्थिर है तो वो सदैव क्या रहना चाहेगा? सदैव स्थिर रहना चाहेगा। सदैव क्या रहना चाहेगा? सदैव स्थिर रहना चाहेगा। और जब कोई वस्तु अगर गतिशील है, मान लेते हैं जब कोई वस्तु गतिशील है, जब कोई वस्तु गतिशील है तो वो सदैव क्या रहेगा? सदैव गतिशील रहेगा, ठीक है ना। तो ये बात आप याद रखेंगे। जब कोई वस्तु स्थिर है तो वो सदैव स्थिर रहना चाहता है, और जब कोई वस्तु गतिशील है तो वो सदैव गतिशील रहना चाहता है, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, मतलब बाहर से कोई बल ना लगाया जाए, तब तक। जैसे कि ये एक हमारे पास ये एक डिजिटल बोर्ड ही है। अब ये डिजिटल बोर्ड है, ये स्थिर अवस्था में है कि नहीं है? यहाँ पे चुपचाप है, तो ये हमेशा यहीं पे रहेगा जब तक कि हम इस पर फोर्स ना लगाएं। अब इसको अगर हम उठाना चाहें, फोर्स लगा कर उठाए तो उठ भी जाएगा, जाहिर सी बात है, उठ जाएगा कि नहीं। तो हम वही कह रहे हैं कि जब कोई वस्तु अगर स्थिर में है तो वो सदैव स्थिर में रहना चाहता है, और जब कोई वस्तु गतिशील है तो वो सदैव गतिशील ही रहना चाहता है, जब तक कि उस पर कोई बाहरी फोर्स ना लगाया जाए, बाह्य बल ना लगाया जाए। तो वही बात यहाँ पे थोड़ा नियम में है। तो नियम के टाइप से हम लिखे हैं कि यदि कोई वस्तु, देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि यदि कोई वस्तु पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, मतलब यदि कोई भी वस्तु है तो उस पर बाह्य बल ना लगाया जाए, बाहर से कोई बल ना लगाया जाए, तो वह वस्तु विरामावस्था में रहेगी या समान वेग से सीधी रेखा में चलती रहेगी। मतलब क्या है? यदि कोई वस्तु पर अगर हम बाह्य बल ना लगाएं तो जो स्थिर अवस्था में है वो स्थिर अवस्था में रहेगा, और जो अगर गतिशील अवस्था में है तो वो समान वेग से ही गतिशील अवस्था में रहेगा। समझ रहे हैं? तो वही बात कहा जा रहा है कि यदि कोई वस्तु पर बाह्य बल न लगाया जाए तो वह वस्तु या स्थिर, वह वस्तु क्या होगा? विरामावस्था में होगा, या क्या होगा? या समान वेग से सीधी रेखा में चल रहा है तो वो चलता रहेगा। समझ रहे हैं? तो या तो आप यहां से लेकर यहां तक बोल दें, ठीक है, या आपको चाहिए कि भैया सिंपल वे में बता दीजिए जिससे हमें याद हो जाए। तो आपको स्पष्ट रूप से ऐसे ही लिखना है। क्या लिखेंगे? कि न्यूटन के गति के प्रथम नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वो सदैव स्थिर अवस्था में रहना चाहता है, तथा यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वो सदैव गतिशील अवस्था में रहना चाहता है, जब तक कि कोई उस पर बाह्य बल ना लगाया जाए। ठीक है, इतना आप जरूर बोल देंगे, लिख लेंगे, यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं आशा करता हूं इतनी बात जो हमने बोला वो आपको यहीं से याद हो गया होगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। वो भी लिखते हैं 100% सही होगा, बट यही है कि ये थोड़ा छोटा है, और जो हमने बोला उसको अगर लिखते हैं तो 4-5 लाइन का हो जाएगा। तो आपके ऊपर है, जो इजी लगे वही याद कीजिए। अगला याद रखेंगे कि न्यूटन के गति का जो प्रथम नियम है इसको जड़त्व के नियम के नाम से भी हम जानते हैं।
ठीक है ना। इसे जड़त्व के नियम के नाम से जानते हैं। उदाहरण में याद रखेंगे सबसे पहले कि पंखे की गति, जो पंखे की गति होता है वो भी क्या होता है पंखे की जो गति होता है वो भी हमारा प्रथम नियम के अंतर्गत आता है। कैसे? तो पंखा जैसे हमारे ऊपर ये फैन लगा हुआ है, ठीक है ना, दीवार वाला फैन है लगा हुआ है, अब वो स्थिर है तो वो सदैव स्थिर ही रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाएं। ठीक है, बाह्य बल का मतलब अगर हम इलेक्ट्रिसिटी देंगे, अगर हम जाकर स्विच ऑन करते हैं तो तुरंत वो क्या होगा, घूमने लगेगा। तो इलेक्ट्रिसिटी जो हम दे रहे हैं वो बाह्य बल ही तो है, तो यही बात हम कह रहे हैं। ठीक है ना। तो जो पंखे की गति होता है वो भी हो गया। कार की गति, अगर कोई कार है वो गति कर रहा है तो हम क्या करते हैं, उसको रोकने के लिए ब्रेक लगाते हैं। ब्रेक क्या है, एक बाह्य बल है। अगर हम ब्रेक अगर फेल हो जाए, ब्रेक लगे नहीं, तो वो तो कार रुकेगी ही नहीं ना, वो चलती ही रहेगी चलती ही रहेगी और कहीं ना कहीं जाकर टकरा जाएगी। तो वही बात यहाँ पे कहा जा रहा है कि कार की भी गति क्या होगा, कार की भी गति क्या होता है, प्रथम नियम के अंतर्गत आता है। या स्थिर टेबल, मान लेते सपोजिट यहाँ पे एक टेबल है, ये चुपचाप यहाँ पे है तो वो वहीं पे रहेगा जब तक कि कोई उसको धक्का ना दे, कोई उस पर बल ना लगाए, तब तक वो वहीं पे रहेगा। बात तो सही है कहा है। तो न्यूटन ने अपने प्रथम नियम में यही बात बताए। तो आप नियम को लिखिएगा, फिर इस नियम को याद रखेंगे, जड़त्व के नियम के नाम से हम जानते हैं। फिर ये 3 नियम भी जो उदाहरण है इसको लिख लीजिएगा। समझ गए ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गई होंगी। अगला हमारा आता है यहां पे हमने पहला तो प्रथम नियम देख लिया, अब हमारा 3 नियम होते हैं तो दूसरा नियम हम देख लेते हैं। तो न्यूटन के गति का द्वितीय नियम हमें क्या कहता है, तो किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है। ठीक है ना, और परिवर्तन बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। सिंपल सी बात कहें, ये बहुत सारे स्टूडेंट इस पर कंफ्यूज होते हैं। कंफ्यूजन कुछ नहीं होना है। ये जो न्यूटन ने द्वितीय नियम दिया, ये बल का फॉर्मूला इसी नियम से निकला। उन्होंने क्या बताया समझिएगा। सपोज डेट ये हमारे पास 2 पिंड है ये हमारे पास 2 पिंड है, एक ये है एक ये है। ठीक है ना, ये हमारे पास 2 पिंड है, एक ए पिंड है एक हमारा बी पिंड है। ठीक है ना, ए पिंड का जो द्रव्यमान है वो मान लेते हैं m है, और बी पिंड का भी द्रव्यमान m है। ठीक है, द्रव्यमान का मतलब कि यदि ये 10 किलो का है तो ये भी 10 केजी का ही होगा, दोनों इक्वल है वेट में, द्रव्यमान में। ठीक है ना, और ए जो वस्तु है ये गति कर रहा है, मान लेते हैं v1 वेग से, और जो बी वस्तु है वो मान लेते हैं v2 वेग से गति कर रहा है। ठीक है ना, तो हम संवेग का एक फॉर्मूला जानते हैं, संवेग का एक फॉर्मूला जानते हैं कि संवेग बराबर क्या होता है, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग, यही फॉर्मूला होता है, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग होता है। तो इसी प्रकार यहाँ पे अगर हम इसका संवेग निकालें तो इसका संवेग क्या हो जाएगा, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग होता है। तो ए का ध्यान से अगर आप समझे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ए पिंड का, अभी आप नियम पे फोकस ना कीजिए, हम याद करा देंगे, उसका टेंशन आप ना ले। यहाँ पे समझिएगा कि ये जो ए वस्तु है ये बी वस्तु है, दोनों का द्रव्यमान सेम है और वेग v1 है, इसका v2 है। तो अगर ए पिंड का अगर हमें संवेग निकालना हो तो ए पिंड का संवेग, ए पिंड का जो संवेग होगा तो संवेग को Pa लिखेंगे, मतलब ए पिंड का संवेग, और संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग होता है। तो द्रव्यमान हमने लिख दिया m, और ये वेग है v1 तो v1 हमने लिख दिया। तो ये हमारा हो गया सबसे पहला, ये आप समझ गए होंगे। तो ये हमारा ये संवेग का आ गया। दूसरा, अगर हमसे कोई कह दे कि बी पिंड का संवेग बताइए, बी पिंड का संवेग, तो अगर वी पिंड का संवेग कोई कह दे तो बी पिंड के संवेग के लिए Pb लिखेंगे, मतलब बी पिंड का संवेग, और संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग होता है, द्रव्यमान गुणे वेग हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा Pb = m × v। समझ रहे हैं ना, द्रव्यमान गुणे वेग होता है। तो ए पिंड के लिए ये, तो बी पिंड के लिए m × v2 हो जाएगा। ये हो गया ना। तो यहाँ पे हमें क्या बताया गया, न्यूटन ने गतीय नियम में, न्यूटन ने द्वितीय नियम में हमें ये बताया कि संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग क्या है, एक Pa है एक Pb है। तो यहाँ पे न्यूटन ने हमें ये बताया कि Pb - Pa, तो संवेग में परिवर्तन हो गया
इसका दर जो होता है, दर को हम टी लिखते हैं। दर मतलब समय है जी। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, ये हमारा दोनों संवेग है, ये बी पिंड का संवेग है, ये ए पिंड का संवेग है। तो दोनों में से अंतिम वाले में से प्रारंभिक को, मतलब दूसरे वाले में से पहले वाले को घटा रहे हैं। यहाँ पे ये समझना है, दोनों संवेग ही है ना, तो संवेग में परिवर्तन की दर, समय को दर कहते हैं। तो संवेग में परिवर्तन की दर क्या होता है, संवेग में परिवर्तन की दर जो क्या होता है, वस्तु पर लगाए गए बल के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो यही बात आपको याद रखना है। क्या आप याद रखना है, तो हमने क्या बताया है कि वस्तु, क्या हमने बताया कि वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर वस्तु पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है। यही बात यहाँ पे लिखा गया है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, इसको क्या कहेंगे, संवेग में परिवर्तन की दर वस्तु पर लगाए गए बल के, वस्तु पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है। तो बिल्कुल सही बात है जी, आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। तो ये हमने इतनी बात बता दिया। अब इसको अगर हम आगे ले चले तो ये क्या हो जाएगा, F समानुपाती। अच्छा, ये इतनी बात आपको पहले नियम तो समझ में आ गया ना। अब बोल देंगे कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है। ठीक है, तो यही बात हमने यहाँ पे लिखा है, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है। और जिस दिशा में हम बल लगाएंगे, मान लेते हैं इस दिशा में बल लगा रहे हैं, तो इसी दिशा में विस्थापन भी होगा। तो वही लिखा गया है, यह परिवर्तन बल की दिशा में होता है। जो संवेग में परिवर्तन होगा वो बल जिधर लगाएंगे उधर ही होगा। तो ये बातें आपको बता दी गई। अब इसको हम आगे ले चलते हैं। तो ये समानुपाती का चिन्ह है, तो समानुपाती हमने लिख दिया। और यहाँ पे देखिए पी बी का मान हम यहाँ से लिख सकते हैं ना, एम भी टू, और माइनस फिर हम क्या लिख सकते हैं, एम भी वन। ये इतना हमने लिख दिया, और टी है तो हमने टी लिख दिया। ठीक है, इसको हम आगे बढ़ा लेते हैं। तो एफ, और ये समानुपाती का चिन्ह हटता है, इक्वल का चिन्ह आता है। तो यहाँ पे एक नियतांक आता है जो है के, तो के का मान 1 होता है। 1 का गुणा कराएंगे तो वो इक्वल ही होगा, इसलिए के को हटा देते हैं हम ऐसे ही। एम भी टू, अब यहाँ पे याद रखेंगे, यहाँ पे समझिएगा, समानुपाती का चिन्ह हटता है, इक्वल का चिन्ह आया, तो ये हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे अभी समानुपाती का ही हम चिन्ह देते हैं। यहाँ पे देखिए m है, इसमें भी m है, दोनों में m है, तो m को एक m को हम कॉमन कर लेते हैं। तो एक m को हमने कॉमन कर लिया, तो ये क्या हो, इधर बचा v2, इधर क्या बचा v1, नीचे क्या है t है, तो t बच गया। तो इतना हमने लिख दिया। ठीक है ना। अब इसको थोड़ा सा अगर हम सॉल्व करें, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा सा रुक जाइएगा। चलिए, कोई नहीं दोस्त, कॉल आ गया ऐसा थोड़ा सा, चलिए कोई नहीं, मैं माफ़ी चाहूँगा। तो यहाँ पे हम ये बता रहे थे कि m हमने ऊपर वाले में कॉमन कर लिया, तो ये v2 माइनस v1 हो गया, और ये समय है। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि ये बताइए, यहाँ पे ये बल है तो हमने बल लिख दिया। अब इसको इरेज कर दे क्या, हम इसको थोड़ी देर के लिए हम इरेज करते रहे हैं। ये ए पिंड है, ये बी पिंड है, इसका द्रव्यमान m1 और v1, इसका द्रव्यमान भी m था, इसका v2, यही ना था जी, सेम टू सेम हमने लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या हम बताए थे कि m को हमने कॉमन कर लिया, तो अब ये हमारा f है तो f लिख दिए, और ये समानुपाती का चिन्ह है तो समानुपाती का चिन्ह हमने रख दिया, m है तो m हमने लिख दिया। अब देखिए इसको हम क्या पढ़ेंगे, v क्या है जी, तो v है वेग, दोनों वस्तुओं का वेग है। तो वेग में माइनस यहाँ पे किया जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, वेग में परिवर्तन, और नीचे समय है तो समय को दर कहते हैं। तो वेग में परिवर्तन की दर हम कहेंगे, इस टोटल को क्या कहेंगे, वेग में परिवर्तन की दर। अब वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, तो वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो त्वरण को ए हमने लिख दिया। अब यहाँ पे अगर हम सॉल्व इसको करें तो ये f हो जाएगा, समानुपाती का चिन्ह हटता है, इक्वल का चिन्ह आता है, तो यहाँ पे एक नियतांक आता है जो है k। उसके बाद m है तो m हमने लिख दिया, और a है तो a हमने लिख दिया, ये लिख दिया। अब यहाँ पे चूंकि याद रखेंगे आप कि k = 1 होता है, k = होता है 1, तो अगर 1 इसमें गुणा हो जाएगा तो ये खत्म हो जाएगा, तो f = क्या हो जाएगा, m
ए, ये हमारा आया ना फॉर्मूला एम ए, ये के जगह पे एक रखेंगे तो एक गुणा होगा तो एम ए हो जाएगा। तो यहाँ से जो हमारा ये आया यही हमारा क्या है, बल का फॉर्मूला है, और इसको आप याद रखिएगा, ये हमारा बल का फॉर्मूला है। बल बराबर क्या होता है, ये m क्या है, द्रव्यमान है, ए क्या है, त्वरण, तो बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। तो यही बात इस फॉर्मूले द्वितीय नियम से ही जो न्यूटन है उन्होंने ये बल का फॉर्मूला हमें दिया था। तो यहाँ पे इस नियम को बोलना हो तो आप क्या बोलेंगे कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है। और इसको जब हमने सॉल्व किया तो हमें क्या मिल गया, बल का फॉर्मूला मिला जो है बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। ठीक है, चलिए और एक चीज याद रखेंगे, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। क्या होता है जी, न्यूटन होता है। इतनी बात आप याद रखेंगे। चलिए आते हैं तृतीय नियम पे। तीसरा नियम क्या होता है कि इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। मतलब यहाँ पे ये कहा गया कि प्रत्येक क्रिया के बराबर ही विपरीत प्रतिक्रिया होती है। अगर आप अच्छा कार्य करेंगे तो अच्छा ही आपके साथ होगा, अगर आप बुरा कार्य करेंगे तो बुरा ही होगा, आज नहीं तो कल। ये नहीं कि आज बुरा किए तो आज ही बुरा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। कल बुरा करेंगे तो जरूरी नहीं कल ही बुरा हो। ठीक है, तो ये कर्म फल भोगना पड़ता है दोस्त, ये बात आपको पता होगा। जैसे कि एक बॉल है, अब बॉल को हम आगे दीवार है, अब बॉल को हम दीवार पर जितने तेजी से हम इस तरीके से फेंकेंगे वो दीवार से टकराने के बाद उतनी ही तेजी से बैक आएगा, अपोजिट आएगा कि नहीं आएगा जी। तो वही कहा जा रहा है कि वही कहा जा रहा है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में क्या होती है, प्रतिक्रिया होती है। यही तो बात कहा गया। तो ये बात आप याद रखेंगे। उदाहरण में जैसे हम कह सकते हैं कि जब हम दीवार पर धक्का देते हैं, अगर हम धक्का देते हैं तो दीवार हमें समान बल से पीछे की ओर धक्का देता है। मतलब अगर हम इस पर धक्का दे रहे हैं, इस पर दबा रहे हैं, तो जितना हम बल इस पर लगा रहे हैं उतने ही बल से ये भी हमें धक्का दे रहा है। अगर धक्का ये उतने बल से नहीं देता तो ये कभी का पीछे चला गया होता। पर जितना हम इधर से 50 न्यूटन का बल लगाएंगे तो अपोजिट साइड से भी 50 न्यूटन का बल लग रहा है, तभी जाकर तो ये यहाँ पे स्थिर है। अगर अधिक होता तो कोई ना कोई, या तो हम पीछे होते या तो ये पीछे होता। ये बातें हैं जी। तो ये था न्यूटन के गति का तृतीय नियम, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हमारा ये न्यूटन के गति का जो नियम है ये हमारा कंप्लीट होता है। चलिए अब हमारा आता है दूसरा, हमारा जो है न्यूटन के गति को ध्यान से समझेंगे। न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व के नियम क्यों कहा जाता है? तो न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम क्यों कहा जाता है ये हमें बताना है। तो देखिए अभी हमने पहला जब प्रथम नियम कराया था तो इसमें हमने क्या बताया था, इसमें अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो यहाँ पे क्या बताया था कि न्यूटन के प्रथम नियम को हम जड़त्व का नियम कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जड़त्व का नियम भी तो यही कहता है कि यदि कोई वस्तु अगर स्थिर में है तो वो स्थिर ही रहना चाहता है, और यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वो सदैव गति करना ही चाहता है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। तो वही बात हमने यहाँ पे लिखा है कि गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह बताता है कि कोई वस्तु तब तक अपनी अवस्था का मतलब विराम या समान गति, ठीक है ना। यदि कोई विराम है तो विराम में, या समान है तो समान गति से। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह बताता है कि जब कोई वस्तु तब तक अपनी अवस्था नहीं बदलता है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। मतलब जब तक कोई वस्तु अपनी अवस्था का मतलब क्या होता है, अपनी अवस्था को नहीं बदलता है। अवस्था का मतलब कि जो जैसा है वैसा ही रहेगा। तो जब तक अपनी अवस्था तब तक नहीं बदलेगा जब तक कि कोई उस पर बाह्य बल ना लगाया जाए। जैसे एक लोहे का टुकड़ा है, अब ये लोहे का टुकड़ा ऐसा ही रहेगा जब हम क्या करेंगे, इस पर मान लेते हैं फोर्स लगा देते हैं। इस लोहे को हम एक चाकू की तरह, एक नाइफ की तरह हम बना देते हैं इसको इस तरीके से। ये एक हमारा नाइफ हो गया, चाकू हो गया। तो इस लोहे पर हमने क्या लगाया, बल लगाया। अब बल को लगाकर इसको पीट कर एक हमने क्या बना दिए, एक चाकू तरीके का, एक नाइफ की तरह हमने बना दिया। तो वही कहा जा रहा है कि अवस्था पहली इसकी अवस्था इस प्रकार थी, अब इस तरीके से हो गई है।
संरचना भी बदल जाता है बल के कारण। तो यही बात हमें कहा गया कि न्यूटन के गति के नियम को जड़त्व का नियम इसलिए कहा जाता है क्योंकि कोई भी वस्तु तब तक अपनी अवस्था को नहीं बदलता है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। और यही तो बात न्यूटन के गति का प्रथम नियम भी है, तो इसलिए कहा गया। समझ गए होंगे, वही बात है जी। अगला आता है संवेग क्या है, इसका सूत्र और मात्रक लिखिए। संवेग क्या है जी, तो संवेग बराबर हमने बताया है कि संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। यही ना होता है जी, संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग होता है। तो हम यही कह रहे हैं कि किसी वस्तु का द्रव्यमान तथा उस वस्तु के वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। सही बात है जी, किसी वस्तु का द्रव्यमान तथा उस वस्तु के वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, मैं आशा करता हूं समझ गए होंगे कि किसी वस्तु का द्रव्यमान तथा उस वस्तु के वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। ठीक है, अब संवेग का यहाँ पे मात्रक याद रखेंगे। संवेग का मात्रक होता है केजी मीटर प्रति सेकेंड। दूसरी बात यहां पे याद रखिएगा, राशि। राशि कौन सी राशि होती है जी, तो अदिश, या सॉरी अदिश नहीं, सदिश राशि होती है। सदिश राशि। क्यों सदिश राशि होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें दिशा के साथ साथ क्या होता है, परिणाम भी होता है। मतलब परिणाम, परिमाण, दिशा के साथ साथ इसमें क्या होता है, इसमें परिमाण भी होता है। दिशा के साथ साथ इसमें परिमाण भी होता है। तो इसका मात्रक और राशि भी याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक। नेक्स्ट हमारा आता है संवेग संरक्षण का सिद्धांत लिखिए और सिद्ध कीजिए। अब संवेग संरक्षण का सिद्धांत हमें जानना है। संवेग संरक्षण का सिद्धांत, तो यहाँ पे ये बताया गया कि इस सिद्धांत के अनुसार किसी पिंड पर लगाया गया बल शून्य हो तो उस पिंड का संवेग भी नियत होता है। यही तो बात हमें बताया गया। मतलब नहीं समझे हैं तो मैं आपको समझा दे रहा हूँ। ये सपोजेड कोई एक वस्तु है, ये एक वस्तु है, ठीक है ना। ये एक हमारे पास पिंड है, पिंड को हम वस्तु भी कह सकते हैं, ये बात आप जानते ही होंगे। तो हम ये कह रहे हैं यदि इस वस्तु पर, ये यहाँ पे है चुपचाप यहाँ पे है, और इस वस्तु पर यदि हम बल जो है वो नहीं लगाते हैं, मतलब इस वस्तु पर जो लगाया गया बल है वो जीरो है। जीरो का मतलब इस पर कोई बल ना लगाएं, तो इस वस्तु का जो संवेग होगा ना, इस वस्तु का जो संवेग होगा वो क्या होगा, नियत होगा। यही बात हमसे कहा जा रहा है कि यदि किसी पिंड पर बल न लगाया जाए तो इस पिंड का जो संवेग है वो नियत होता है। यही हमें संवेग संरक्षण के सिद्धांत में बताया गया है। वही लिखा गया है, इस सिद्धांत के अनुसार किसी पिंड पर लगाया गया बल शून्य हो, यदि किसी पिंड पर लगाया गया बल शून्य हो तो उस पिंड का संवेग, उस पिंड का संवेग नियत होता है, नियत होता है। बिल्कुल सही बात हमने कह दिया। तो यही तो बात कहा गया है। अब मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में भी आ गई होंगी, ठीक है ना। अब हमें इसको प्रूव भी करना है कि कैसे जी, कैसे नियत हो जाएगा। कोई भी पिंड पर अगर बल जीरो हो तो वो कैसे नियत हो जाएगा। तो इसके लिए अगर हम इसको प्रूफ कर देते हैं, ठीक है ना। तो न्यूटन के गति के हमें द्वितीय नियम में क्या बात बताया गया, प्रूफ अगर हम करें, सिद्ध करें, चलिए हम सिद्ध कर रहे हैं। तो सिद्ध जब हम करेंगे तो न्यूटन के गति के द्वितीय नियम में हमें क्या बताया गया है, न्यूटन के गति का द्वितीय नियम से, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम क्या है जी, न्यूटन के गति का जो द्वितीय नियम में हमें यह बताया गया कि संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है। यही ना हमने बताया था जी। तो संवेग में परिवर्तन, संवेग को हम dp लिख दे रहे हैं और dt, मतलब क्या हुआ, संवेग में परिवर्तन की दर। अरे भैया यहाँ पे मैं थोड़ा सा बैक आ जाता हूँ, अगर आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं कह दे रहा हूँ। देखिए ये हमारा संवेग में, इसी को कह रहे थे ना, संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है।
बोले थे ना। तो अब ये जो हमारा ये पी बी और पी ए है, तो इसी को हम क्या लिख देते हैं, ओनली हम पी लिख सकते हैं, परंतु हम डी पी लगा दे रहे हैं, डी पी, ठीक है ना। तो इसको क्या कहेंगे, संवेग में परिवर्तन। और यहाँ पे नीचे हम क्या लिखेंगे, डी टी लगाएंगे, समय है तो दर कहेंगे, तो संवेग में परिवर्तन की दर, यही हम कहने वाले हैं। इसको क्या लिखेंगे, इसको हम क्या लिख रहे हैं, इसको हम लिख रहे हैं डी पी लिख दे रहे हैं, इसको लिख दे रहे हैं डी टी। तो इसको क्या कहेंगे, संवेग में परिवर्तन की दर, ठीक है। अवकलन के रूप में हम इसको लिख रहे हैं, अवकलन के रूप में हम सिद्ध कर दे रहे हैं, ठीक है, अवकलन के रूप में, ये आप याद रखेंगे, ये अवकलन के रूप में हम सिद्ध कर रहे हैं। तो संवेग में परिवर्तन की दर क्या होता है, उस वस्तु पर लगाए गए बल के क्या होता है, उस वस्तु पर लगाए गए बल के क्या होता है, समानुपाती होता है। यही ना बात बताया गया। अब इसको अगर हम सॉल्व कर ले, थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, तो ये समानुपाती है, समानुपाती का चिन्ह हटता है, इक्वल का चिन्ह आता है, तो यहाँ पे के एक नियतांक आता है, ये डी पी है और ये डी टी है। अब यहाँ पे k इक्वल टू 1 आ गया, k इक्वल टू 1 आ गया तो यहाँ पे f इक्वल टू, ये k का मान 1 हो जाएगा, तो 1 इसमें गुणा होगा तो वही होगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, dp बाई dt हो जाएगा। मतलब यहाँ पे एक बल का हमारा फॉर्मूला मिल जाएगा, जो है क्या हो जाएगा, f इक्वल टू dp बाई dt। अब यहाँ पे एक चीज आप याद रखेंगे कि हम क्या कह रहे हैं कि कोई भी पिंड है उस पर लगाया गया बल शून्य हो, तो यदि, तो हम यहाँ पे लिखेंगे तब यदि पिंड पर लगाया गया बल क्या हो, लगाया गया बल शून्य हो, यदि पिंड पर लगाया गया बल F इक्वल टू 0 हो, तब क्या हो जाएगा, तो अगर 0 होगा तो ये क्या हो जाएगा, 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, dp बाई dt। मतलब dp बाई dt का मान 0 आ गया। और हम अवकलन से जानते हैं, चूंकि हम क्या जानते हैं अवकलन से हम जानते हैं कि हम अवकलन से ये जानते हैं कि किसी का भी अवकलन कर रहे हैं, यदि उसका मान अगर 0 आ गया तो ये जो वैल्यू होंगे जिसका मान 0 आया है, ये सभी नियतांक होते हैं, नियत होते हैं। तो इस प्रकार अवकलन से रूप से हमें क्या पता चला कि जो dp बाई dt है, ये क्या है, ये एक नियत वैल्यू है, नियतांक है। तो dp बाई dt क्या है, एक नियतांक है, नियत वैल्यू है। यही बात हमें पता चल गया, तो इसको हम लिख देंगे प्रूफ्ड, ठीक है। प्रूफ हमने कर दिया ना। अवकलन से हम जानते थे कि किसी का भी अगर 0 आ गया मान, तो इसका मतलब ये नियत वैल्यू है, नियत है, नियतांक है। तो देखिए 0 आ ही गया है, हमने दिखाई दिया, तो 0 आ गया तो इसका मतलब ये नियत है। और यही तो हमें प्रूफ भी करना था कि यदि किसी वस्तु पर लगाया गया बल अगर शून्य हो, लगाया गया बल यदि शून्य हो, तो उस वस्तु का जो संवेग होता है वो नियत होता है, उस वस्तु का संवेग होता है वो नियत होता है, कंसिस्टेंट होता है, ठीक है ना। चलिए, मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गई होंगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन आता है वो क्या है, क्रिया और प्रतिक्रिया बल में क्या अंतर है, उदाहरण दीजिए। तो सबसे पहले क्रिया और प्रतिक्रिया बल में क्या अंतर है। क्रिया मतलब अगर हम कुछ कर रहे हैं तो वो बल जो हम मान लेते हैं इस वस्तु पर, मान लेते हैं एक गेंद है, एक गेंद को हमने इस तरीके से फेंका दीवार पे, तो ये जो दीवार पर हम फेंक रहे हैं, तो जितने बल से फेंक रहे हैं वो क्रिया बल हो गया, और जितने बल से वो गेंद को वापस फेंकेगा वो प्रतिक्रिया बल हो गया, ठीक है ना। तो क्रिया बल, तो यहाँ पे लिखा गया है कि जब एक वस्तु दूसरे वस्तु पर बल लगाता है तो दूसरी वस्तु भी पहले पर बराबर और विपरीत दिशा में बल लगाता है। जब कोई वस्तु, देखिए, जब कोई वस्तु दूसरे वस्तु पर बल लगाता है, मान लेते हैं कि हमने एक गेंद को फेंका, तो गेंद जाकर दीवार पर मान लेते हैं 50 न्यूटन का बल लगाया, 50 न्यूटन का। तो जब कोई वस्तु दूसरे वस्तु पर बल लगाता है तो दूसरी वस्तु पहले पर बराबर और विपरीत दिशा में बल लगाता है, तो दीवार भी 50 न्यूटन का ही बराबर और विपरीत दिशा में जस्ट उसके अपोजिट बल लगाएगा। यही तो बात कहा गया।
तो मैं आशा करता हूं समझ के होंगे। अब देखिए यहाँ पे क्रिया बल और प्रतिक्रिया बल। तो क्रिया बल क्या होता है? पहले वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर लगाया गया बल। पहला कोई वस्तु है, पहला जो गेंद मान लेते हैं, ये गेंद है, ये दीवार है, तो ये गेंद से हमने इस पर फेंका, तो क्या है यहाँ पे? पहले वस्तु द्वारा दूसरे वस्तु पर लगाया गया बल। पहला जो ये वस्तु है, इस वस्तु द्वारा दूसरे वस्तु पर जो लगाया गया बल है, ये हमारा हो जाएगा क्रिया बल। अब प्रतिक्रिया बल का मतलब कि दूसरी वस्तु द्वारा पहले वस्तु पर लगाया गया बराबर और विपरीत दिशा में बल। अब दूसरी वस्तु द्वारा इस वस्तु पर जो लगाया गया जो बल होगा वही प्रतिक्रिया बल हो जाएगा। ये नॉर्मली प्रैक्टिकली आप सब जानते हैं, देख रहे हैं, ठीक है ना। तो यही बात है दोस्त, आशा करता हूँ समझ के होंगे। स्क्रीनशॉट, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए हम बता रहे हैं इस चैप्टर का। अब बार बार हम थोड़ी ना कहेंगे कि भैया इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। अब आप याद कर लीजिए भैया, एक बार कहें तो भी वही बात है। बल क्या है और इसका एसआई मात्रक हमें बताना है। बल क्या होता है? तो देखिए, बल का मतलब क्या है कि किसी वस्तु पर धक्का देना या खिंचाव करना। जैसे अगर हम जा रहे हैं, अब हमें दरवाजा खोलना है, खिड़की खोलना है, तो हम इसको खींचेंगे तो खुल जाएगा, तो वो भी एक बल है। या किसी वस्तु को हम धक्का देते हैं, धक्का का मतलब इसी को हम धक्का देंगे इस तरीके से, या दीवार को हम धक्का देते हैं, तो वो भी एक बल हम लगा रहे हैं। तो बल क्या है? एक प्रकार का धक्का या खिंचाव है। तो यही बात यहाँ पे लिखा गया है कि जब कोई वस्तु पर धक्का या खिंचाव लगाया जाता है, जब कोई भी वस्तु पर धक्का या खिंचाव लगाया जाता है, तो उसमें मतलब उससे वस्तु की गति और आकार में परिवर्तन होता है। तो उससे क्या होगा? वस्तु की गति में या आकार में परिवर्तन होता है, तो उस क्रिया को हम बल कहते हैं, बल कहा जाता है। समझ रहे हैं? जैसे एक हमने बताया कि एक ये मान लेते हैं लोहे का टुकड़ा है, इस प्रकार है। अब इस पर हम क्या कर रहे हैं? धक्का दे रहे हैं। धक्का मतलब लोहे से इसको मान लेते हैं एक हथौड़ा है, उससे पीट रहे हैं। अब पीट कर एक नाइफ, एक हमने चाकू टाइप का हमने बना दिया। तो हमने क्या किया? एक ये हमारे पास लोहा है, इसको पीट कर हमने एक चाकू टाइप का बना दिया है। तो ये क्या हुआ? जब हमने इस पर धक्का दिया तो उसके कारण इसके आकार में परिवर्तन हुआ कि नहीं? तो वही कह रहा है कि वस्तु की गति में, या गति में नहीं तो आकार में परिवर्तन होता है, तो उस क्रिया को ही हम बल कहा जाता है। बिल्कुल आप समझ के होंगे बल किसे कहते हैं। तो बल का या तो ये कह दें, या एक और फॉर्मूला से आप कह सकते हैं कि बल बराबर होता है बल बराबर होता है द्रव्यमान, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। ये आप याद रखेंगे। मतलब किसी वस्तु का द्रव्यमान तथा उस वस्तु के त्वरण के गुणनफल को बल कहते हैं। तो ये भी कह सकते हैं कि किसी वस्तु का द्रव्यमान तथा उस वस्तु के त्वरण के गुणनफल को बल कहा जाता है। समझ गए ना? तो ये भी बल का एक क्या है? ये भी एक बल का ही फॉर्मूला है। तो मैं आशा करता हूं बल का परिभाषा समझ में आ गया होगा, ये फॉर्मूला है, ठीक है ना। उसके बाद उदाहरण याद रखेंगे कि जब हम दरवाजे को धक्का देते हैं, जब हम किसी भी दरवाजे को धक्का देते हैं तो वो खुल जाता है, वही बल का प्रभाव है, ठीक है ना। एक चीज आप याद रखेंगे, बल को F से दर्शाते हैं। बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। तो बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। इसका मात्रक जो होता है वो न्यूटन होता है। क्या होता है जी? इसका मात्रक न्यूटन होता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ेंगे। चलिए, अब बल एक कौन सी राशि होती है ये भी याद रखेंगे। बल एक सदिश राशि होती है। बल एक सदिश राशि होती है। अगला आता है घर्षण क्या है, इसके प्रकार लिखिए। सब इंपॉर्टेंट है जी। अब घर्षण क्या होता है समझ जाइए। तो जब कोई वस्तु, घर्षण का मतलब क्या है समझिएगा। एक हमारे पास कोई भी एक हम सतह कह सकते हैं, सतह है। इस सतह पर सपोज डेट एक यहाँ पे हमने एक भारी सा वजन वाला कोई लोहा रख दिया है, मान लेते हैं 10 kg का। इसमें हमने एक धागे से बांधकर इसको खींच रहे हैं। खींचेंगे तो ये 10 kg का भारी वजन वाला है, तो इस पर ये घिसेगा कि नहीं घिसेगा? ये जो टुकड़ा है, ये जो लोहे का टुकड़ा है, ये इस पर घिसेगा, तो वही घर्षण है। तो यही बात लिखा गया कि जब कोई वस्तु दूसरी सतह पर सरकती या सरकने का प्रयास करती है, जब कोई भी वस्तु दूसरी सतह पर सरकती या सरकाने का प्रयास करती है,
तो सतह द्वारा उसकी गति का विरोध में लगाया गया बल घर्षण बल कहलाता है। मतलब जब इसको हम क्या करते हैं, इस वस्तु को दूसरी सतह के सापेक्ष हम इसको खींचते हैं, इसको इस तरीके से बल लगाकर खींचते हैं, तो ये जो दूसरी वस्तु है ना, ये जो दूसरी जो सतह है, ये सतह इस पर क्या लगाता है, इस पर बल लगाता है कि नहीं जाना नहीं है, यहाँ भी यहीं रहो, इस तरीके से। तो ये जो बल लगाता है तो वही बल ही घर्षण बल कहलाता है। तो वही बात लिखा गया है कि जब कोई वस्तु दूसरी सतह पर सरकाती या सरकाने का प्रयास करते हैं, जब कोई वस्तु दूसरी सतह पर सरकाती या सरकाने का प्रयास करती है, तो सतह द्वारा उसकी गति का विरोध के लिए एक बल, ठीक है ना, इस सतह द्वारा इस वस्तु की गति के विरोध के लिए लगाया गया जो बल होता है, उस बल को ही घर्षण बल कहा जाता है। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे, ये प्रैक्टिकली आप सब जानते हैं। घर्षण बल 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है स्टैटिक घर्षण, एक होता है गतिज घर्षण, एक होता है रोलिंग घर्षण। स्टैटिक घर्षण मतलब अस्थाई, स्टैटिक मतलब क्या होता है, अस्थाई घर्षण, ठीक है ना, या स्थिर घर्षण। तो इसका मतलब क्या है कि जब वस्तु चलने की कोशिश करता है पर चलती नहीं है, तो वो हमारा अस्थाई घर्षण हो जाएगा। जैसे कि सपोज डेट, ऐसे मान लेते हैं कि कोई बहुत भारी टेबल है और टेबल यहाँ पे है, सपोज डेट यहाँ पे है, अब उसको हम खींच रहे हैं, इतना भारी है कि वो हमसे खिंचा नहीं पा रहा है, वहीं पे रह रहा है, तो हम खींचने का प्रयास तो कर रहे हैं पर खिंचा नहीं रहा है, तो वहाँ पे जो घर्षण होगा वो क्या होगा, स्टैटिक घर्षण होगा, अस्थाई घर्षण होगा। फिर गतिज घर्षण का मतलब होता है कि जब वस्तु चलने लगे, सपोज डेट वही टेबल है और उस पर 2-3 आदमी मिलकर उसको खींच रहे हैं, तो खींचेंगे तो वो यहाँ से सरक कर यहाँ पे आ गया, तो वो गति करने लगा, यहां से सरक के यहां पे आ गया, तो वो घर्षण जो होगा, वो घर्षण क्या होगा, गतिज घर्षण होगा। वो घर्षण क्या होगा जी, गतिज घर्षण होगा। उसके बाद रोलिंग घर्षण का मतलब होता है कि जैसे कोई भी एक सतह है और एक बॉल, उसको हम बॉल है या कोई भी चीज गोल टाइप का है, रोलिंग टाइप का, उसको हम घिस दिए, डगरा दिए, तो वो भी क्या होगा, रोलिंग घर्षण हो जाएगा। या साइकिल का ही, अगर साइकिल का पहिया है तो वो भी अगर रोड पर चल रहा है तो वो भी घर्षण क्या होगा, रोलिंग घर्षण ही होगा। तो यहाँ पे लिखा गया है जब कोई वस्तु लुढ़कती है, जैसे कि पहिया या बॉल, जब कोई भी पहिया या बॉल अगर लुढ़कती है, अगर गति कर रहा है, इस तरीके से चल रहा है, तो वो गति क्या कहलाएगा, वो घर्षण रोलिंग घर्षण कहलाएगा, उनके बीच जो होगा। समझ रहे हैं ना। चलिए, आशा करता हूं। अगला आता है घर्षण को कम करने के उपाय बताइए। तो घर्षण को कम करने का उपाय निम्नलिखित होता है, जिसमें आता है सबसे पहले स्नेहक का प्रयोग। स्नेहक मतलब एक हम कह सकते हैं जैसे कि तेल हो गया, ग्रीस हो गया, पाउडर हो गया, जैसे वस्तुएं सतह के बीच लगाकर घर्षण को कम किया जा सकता है। जैसे हम क्या कर सकते हैं, जहां पर भी घर्षण को कम करना है, ठीक है, तो अगर घर्षण कम कर दिया जाए तो क्या होगा, बहुत सारी चीजें फिसलने लगेंगी। जैसे कि आप कैरम बोर्ड कभी खेले होंगे, ठीक है, कैरम बोर्ड आपने खेला होगा, इस तरीके से हम मारते हैं, जो गोटी टाइप का एक होता है तो उसको हम मारते हैं, ठीक है। तो जो कैरम बोर्ड होता है उसमें हम देखे होंगे कि उसमें पाउडर को छीटा जाता है, जिससे कि जो स्पष्ट रूप से क्या हो, जो गोटी हो गोल गोल का जो होता है वो स्पष्ट रूप से क्या होगा, सरकेगा, जिससे कि घर्षण कम होगा। जब वो क्या होगा, पाउडर को छिड़क देंगे तो पूरी तरीके से फैल जाता है, तो फैल जाएगा, जितने भी घर्षण करने की जो सतह है, जहां होल होंगे वो सब बंद हो जाएंगे छोटी छोटी, जिससे वो जो गोटी होता है इस तरीके का, वो तेजी से सरक कर इस तरीके से सरकेगा बहुत तेजी से। तो वही बात है जी। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि तेल, ग्रीस या पाउडर जैसी सतहों के बीच लगाकर घर्षण को कम किया जा सकता है। दूसरा होता है गोलाकार वस्तुओं या बेयरिंग का उपयोग करके, जैसे कि लुढ़कने वाली भाग, जैसे कि पहिया है, बॉल जो बेयरिंग है, लगाने से घर्षण बहुत कम हो जाता है। जैसे कि पहिया, अगर हम पहिया लगा देते हैं, ठीक है ना, पहिया लगाने पर क्या होगा, घर्षण कम हो जाता है। जैसे कि एक मान लेते हैं टेबल है, समझिएगा एक टेबल है, अब टेबल बहुत ही भारी है तो उसको हम खींचेंगे तो घर्षण ज़्यादा होगा, परंतु उस टेबल के नीचे अगर हम एक क्या लगा देते हैं, एक छोटी सी पहिया लगा देते हैं, तो वो पहिए के कारण घर्षण कम होगा। तो वही बात यहाँ पे कहा जा रहा है कि लुढ़कने वाले भाग
को लगाने से घर्षण कम होने लगता है। लुढ़कने का मतलब जैसे कि कोई पहिया हो छोटा सा या बॉल है उसको हम लगा देते हैं, तो ये हम आपको दिखा देगा प्रैक्टिकली है। चलिए हम एक चीज़ें दिखा ही देते हैं। चलिए मेरे पास एक टेबल है, उसको हम दिखा देते हैं। देखिए एक टेबल है हमारे पास, ये टेबल है ना, देखिए इसमें पहिया लगा हुआ है कि नहीं, तो इसको घर्षण कम हो इसीलिए ये पहिया लगाया गया है। आप देख सकते हैं बाबू, ये सब पहिया जो लगाया गया है घर्षण को कम करने के लिए ही लगाया गया है। ठीक है, पता नहीं दिखाई दिया या नहीं, दे देना चाहिए।